तो मित्रों, विद्यार्थियों, बायोमोलिक्यूल के पहले वाले वीडियो में अभी मैंने आपको बताया था कि लिविंग सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको आपने बायोमोलिक्यूल कहा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको समझाने के लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है ज़रा खुद देखिए। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो रॉ मटेरियल हैं, इनऑर्गेनिक हैं। लाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा जो है इनको एनर्जी दी जाती है और ये आपके ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो बाईं ओर आपका क्या इनऑर्गेनिक हो गया, दाईं ओर आपका क्या ऑर्गेनिक ग्लूकोज बना। तो ग्लूकोज आपका ऑर्गेनिक है, इधर आपके इनऑर्गेनिक है। इस तरह से किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर जो है ऑर्गेनिक भी हैं और इनऑर्गेनिक भी हैं। तो ऑर्गेनिक के एनालिसिस करने के लिए ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मैंने आपको बता दिया था। और आप सोचेंगे आप क्या बताना चाहते हैं, तो वह आइए आपको बताएंगे। अब हम एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट, कितनी तरह के इनऑर्गेनिक एलिमेंट, इनका कैसे पता लगाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये देखिए, कोई भी लिविंग टिश्यू आप लें, चाहे आप मूली का पत्ता ले लें या मूली को ले लें, बैंगन ले लें, कुछ भी ले लीजिए, काट के टिश्यू ले लीजिए, या आप कोई भी एनिमल का ले लीजिए। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि लिविंग टिश्यू को हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष में जो है जितनी महिलाएं हैं अचार के लिए सुखा के रख लेते हैं, मूली को सुखा के रखते हैं, आलू सुखा के रख लेते हैं, वो ड्राई कर लेते हैं, यानी धूप में सुखा करके ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने का मतलब ही क्या है, पानी जो है उसमें से उड़ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। तो किसी भी लिविंग टिश्यू को आप धूप में रख करके या थोड़ा सा गर्म करके आप उसमें पानी को वाष्पित कर देते हैं तो आपको ड्राई टिश्यू मिल जाता है। जैसे डेड हो गए, मर गए हम भी, तो हमारा जितने भी आप गर्म कर दोगे तो क्या जितना भी पानी निकल जाएगा। तो आपको पता है कि 70% पानी बॉडी के अंदर होता है। तो जब पानी निकल जाता है उससे बचा हुआ जो ऊतक होता है ड्राई टिश्यू कहलाता है। ओके, तो व्हाट वी गेट लिविंग टिश्यू ऑन ड्राइंग, वी गेट ड्राई टिश्यू, यानी किसी भी लिविंग ऊतक को जब हम गर्म करते हैं तो उससे हमको शुष्क जो है ऊतक मिलता है। अब शुष्क ऊतक को जो है अब फिर जब आप गर्म करते हो तो क्या होता है, इसमें तो पानी निकल गया आपका, ये पहला हो गया ड्राई हो गया। अब क्या करना चाहते हो, अब उसको जो है हाई टेम्परेचर पे आप क्या करते हो, उसको गर्म करते हो, बिल्कुल जलाना, जैसे कहते हैं चिता में मुर्दे को जलाया जाता है, ऐसे जितने भी उसमें ऑल कार्बन हैं वो सारे के सारे दे आर कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O। समझ आ रहा है कि नहीं? सूखे के अंदर के बिल्कुल एकदम जो जितना भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता ही ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बेसिकली मेडअप ऑफ C एंड H एंड O एलिमेंट, ठीक है, और मे भी है ना। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये आपका CO2 और H2O के रूप में निकल जाते हैं। ठीक, CO2 एस्केप कर जाएगी, पानी आपका वो भी निकल जाएगा, आपका बचेगा क्या है, बिल्कुल ऐश, जिसे कहते हैं भस्म, हाथों में मुट्ठी। ठीक है, हमारे हिंदुओं में क्या होता है, जलाने के बाद जो है हम शमशान घाट से क्या भस्म लेने जाते हैं, राखी लेने जाते हैं, तो राख को गंगा में बहाते हैं, तो वो आपकी ऐश है। तो वो ऐश जो है जब आपने मुर्दे को रखा जलाने से पहले वो ऑर्गेनिक मैटर है, और जब आपने उसको कंप्लीट करके जो है इलेक्ट्रिक फर्नेस पे या लकड़ी से जला दिया तो आपके हाथ में ऐश आ गई, और वो ऐश क्या है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट। अब यहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट आपको यहाँ पर हाथ में आ गए। ठीक है, अब वो क्या क्या हैं, जैसे आपने देखा आदमी के शरीर में हड्डियाँ होती हैं और सारी हैं, तो क्या है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम है, के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे उस आपके उस भस्म के अंदर, राख के अंदर उपस्थित होंगे। ठीक है, अब सवाल उठता क्या क्या होंगे, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, S ब्लॉक का एलिमेंट, P ब्लॉक का एलिमेंट, T ब्लॉक का एलिमेंट वगैरह वगैरह। तो आपका मेन जो है आपके जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह, और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे हैं। और यहाँ देखिए किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर, किसी भी राख के अंदर ये आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट मे बी कैटाइन और मे बी एनाइन। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज जो है आयन जो है वो आपका कैटाइन है, नेगेटिवली चार्ज आपका जो है वो आपका एनाइन है। ठीक है, आपका सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस और फेरिक। फेरस में +2 की वैलेंसी है, 3 है, कॉपर आयन। कल्पना कीजिए क्या सोडियम पोटेशियम के बगैर आपका नर्वस इम्पल्स कंडक्शन हो सकता है? क्या बिना कैल्शियम के हड्डियाँ बन सकती हैं? क्या राइबोसोम बिना मैग्नीशियम के जुड़ सकता है? ठीक है, क्या ETS बिना कॉपर हो सकता है? नहीं भाई, ये कैटाइन बहुत ही ज़रूरी हैं।
नेगेटिवली चार्ज आपके पास क्लोराइड है, आयोडाइड है, आपने देखा थायरोक्सिन जो है, और सल्फाइड है, फॉस्फेट है। क्या बिना फॉस्फेट के न्यूक्लियोटाइड बन सकता है? कभी नहीं बनेगा। सल्फेट है और सेलेनियम है, ठीक, और फ्लोराइड वगैरह होते हैं। तो ये आपके यहाँ पर क्या है, कैटाइन है, एनाइन है। किसी भी राख के अंदर ये सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे। CN राव बहुत ही बड़े आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पितामह कहिए भारतवर्ष के, उन्होंने जो है ये एनालिसिस करके हमारे सामने कंपैरिजन बताया कि व्हाट टाइप ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड आदर इन द ह्यूमन बॉडी और इन द अर्थ। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट हैं और हमारे शरीर में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो भाई जो कुछ भी हम लिया आप वातावरण से लिया और मरने के बाद वातावरण को आप दे देते हो। तो उन्होंने कंपेयर किया हुआ है कि नॉन लिविंग के अंदर बाई वेट परसेंटेज के अनुसार अर्थ के अंदर कौन कौन से क्रस्ट के अंदर एलिमेंट हैं और ह्यूमन बॉडी लिविंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने पूरा बहुत अच्छी तरह बनाया हुआ है कि देख रहे हैं आपका हाइड्रोजन एलिमेंट, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, और आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड सल्फर। बहुत ध्यान देने वाली है। लेट अस फर्स्ट, सबसे पहले हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन जो है 0.14 है, कार्बन आपका 0.03। तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे कम आपके जो है वो कौन है, ये आपका कार्बन है। क्यों? और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है, राइट है। और पूरे यूनिवर्स का आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा एलिमेंट हाइड्रोजन था, ठीक है और अभी है। लेकिन क्रस्ट के अंदर जो है हाइड्रोजन की आत्मा में बहुत ही कम है। पूरे कॉस्मोस में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन, बट व्हाइल यू टॉक अबाउट द अर्थ क्रस्ट तब आपका ये सबसे कम कार्बन है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हाइड्रोजन है। सवाल आ रहा है अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? आंसर है आपका ऑक्सीजन, 46.6%। ये आपका पहला नंबर जाता है, ठीक है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट सवाल जा रहा है, वो है आपका सिलिका। सिलिका जो है सबसे ज़्यादा जो है किसके बाद, ऑक्सीजन के बाद एलिमेंट पाए जाते हैं। तीसरे नंबर का आपका कैल्शियम है, ठीक है। तो ये 3 सवाल तो आपके अर्थ के क्रस्ट के आपके हो गए। अब आप जरा ह्यूमन बॉडी के बारे में आप आ जाइए। ह्यूमन बॉडी की जब आप बात करते हो तो पहला सवाल था मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो पहला आपका है वो है आपका ऑक्सीजन। कितना परसेंटेज है? 65% आपका है, ठीक। ये आपका पहला हो गया। ह्यूमन बॉडी के अंदर दूसरा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? वो है आपका कार्बन। क्यों? बिना कार्बन के प्रोटीन नहीं बन सकती, बिना कार्बन के लिपिड नहीं बन सकते, बिना कार्बन के न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकते। कल्पना कीजिए चाहे आपके अंदर 11 इंटेगोमेट सिस्टम है, जितने भी टिश्यू सिस्टम है वो सब जो है वो आपके कार्बन के द्वारा ही बनते हैं। पॉलीसैकेराइड हो या आपके प्रोटीन हो या न्यूक्लिक एसिड हो। इसलिए सेकंड मोस्ट अबंडेंट आपका जो है वो आपका क्या है? कार्बन है। और थर्ड वाला जो है वो नाइट्रोजन है। आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट में 3 एलिमेंट है, C और HO। फैटी एसिड में भी CaHO। बट जब भी आप न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो और प्रोटीन की बात करेंगे, इन दोनों में नाइट्रोजन होती है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड अपना अलग झंडा गाड़ देते हैं क्योंकि उसमें फास्फोरस भी होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता कि सिंपल वे में सारे सवाल हमने आपके सामने निकाल के रख दिए हैं। लिविंग टिश्यू को अगर आप एवेपोरेट करके पानी निकाल देंगे तो ड्राई टिश्यू मिलेगा, और ड्राई टिश्यू को अगर आप और ज़्यादा हाई टेम्परेचर गर्म करेंगे तो आपको राख मिलेगी, और राख में आपको क्या मिलेंगे? कैटाइन मिलेंगे, एनाइन मिलेंगे। और एबंडेंस के बाद बाय वेट जो है वो आपके 3 सवाल हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। थैंक यू वेरी मच। नो रट्टाफिकेशन, ऑल पॉइंट आर क्लियर बिफोर यू। थैंक यू वेरी मच।